Hi guys, welcome back to my channel. This is the 11th episode for Until I Find You. Let's start the narration. स्टोरी के स्टार्ट में हमें हीन का बेडरूम दिखाया जाता है। उन दोनों के कपड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे, जो इस बात को जाहिर कर रहे थे कि कल रात वो दोनों कितने जुनून में थे। सूरज की किरणें टीन के रूम की खिड़की से छन छन कर बिस्तर पर गिर रही थी। तभी बेकी की आंख खुली और उसने अपने साथ एक और वजूद को देखा। फ्रीन ने अभी भी उसे कमर से दोनों बाजुओं में थाम रखा था। उसका सर अभी भी बेकी की चेस्ट पर था और वो एक मासूम बच्चे की तरह उससे लिपटा सो रहा था। ना चाहते हुए भी उसे यूं देखकर बेकी के होंठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। कितना सुकून था उसके चेहरे पे। उसकी मीठी सी मुस्कुराहट कितनी प्यारी लग रही थी। क्या था इस इंसान में जिसे देखकर वो अपना आप भूल जाती थी। कल जो भी हुआ वो प्लान्ड नहीं था। बेकी उसके लिए तैयार नहीं थी। वो तो बस फ्रीन के एक्सीडेंट का सुनकर खुद को रोक ही नहीं पाई। वो तो बस यहाँ उसे देखना चाहती थी। पर जब उसने फ्रीन की मायूस आंखों को देखा तो खुद पर लगे सारे बंध तोड़कर उसकी बाहों में पिघल गई। इस बात से अनजान कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। अपनी जिंदगी, अपने रिश्ते, इसकी आंखों में देखकर वो सब कुछ भूल जाती थी। अब भी वो किस तरह से उसे लिपटाए सो रहा था, जैसे उसे डर हो कि जब वो आंखें खोलेगा तो बेकी गायब हो जाएगी। ना चाहते हुए भी बेकी ने उसके बालों में उंगलियां चलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो खामोशी से फ्रीन के चेहरे को देख रही थी। वो तो कभी इतनी लापरवाह नहीं रही। हमेशा हर काम सोच समझ कर किया उसने। पर इस इंसान को देखते ही उसकी समझ उसका साथ छोड़ देती थी, जो एक बच्चे की तरह मासूम लग रहा था। उसके स्मूथ बालों में वो काफी देर यूं ही उंगलियां चलाती रही। थोड़ी देर बाद रीन की आंख खुल गई। उसने उठकर देखा तो बेकी मुस्कुराकर उसे देख रही थी। उसने यूं ही बेकी को अपनी बाहों में लिए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। बेकी ने भी कहा, गुड मॉर्निंग माय लव। ये कहकर बेकी ने उसके माथे पर एक लाइट किस किया और उसका चेहरा थाम कर बोली, अब तुम कैसे हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? रीन ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरी तबीयत खराब होने से तुम यहीं पर रहोगी तो मैं बहुत बीमार हूँ। उसने मुंह बनाकर कहा। बेकी हंसने लगी। जोक्स क्रैक कर रहे हो मतलब बिल्कुल ठीक हो। ये कहकर रीन भी हंसने लगा। तुम्हें मेरे जोक्स अच्छे लगते हैं ना? बेकी ने उसे करीब करते हुए कहा, सिर्फ जोक्स? मुझे वो हर बात पसंद है जो तुमसे जुड़ी हो। बेकी अपना प्यार उसके लिए अब कन्फेस कर रही थी। जो कुछ उनके दरमियान हो चुका था, अब उससे बैकआउट करना मुमकिन नहीं था। वो दिल के हाथों बहुत मजबूर हो गई थी। फ्रीन को इतने करीब से पाने के बाद अब वो उसे ये नहीं कह सकती थी कि वो बस बह गई अपने जज्बात में, क्योंकि वो जानती थी कि फ्रीन कितना सेंसिटिव है। वो उसे दोबारा हर्ट नहीं कर सकती थी। वो जानती थी कि ये सब इतना आसान नहीं है। बहुत जल्द उसे फैसला लेना होगा। लेकिन अभी जो था, जैसा था, वो उसी में खुश थी। फ्रीन उसके करीब था
उसकी आंखों में मुस्कुराकर देख रहा था। कल रात उसने फ़्रीन को बहुत करीब से महसूस किया था। अभी तक उसकी गर्माहट वो अपने वजूद पर महसूस कर रही थी और अभी के लिए इसके आगे सोचना उसके लिए मुमकिन ही नहीं था। जबकि फ़्रीन, कल की रात उसके लिए बहुत ख़ास थी। वो बेकी को अब खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। पूरी दुनिया के सामने उसका हाथ पकड़कर कहना चाहता था कि वो उसकी है। दोनों यूं ही एक दूसरे को मुस्कुराकर देखते रहे। फिर फ़्रीन ने सीधे होते हुए उसे बाहों में दोबारा लेते हुए कहा, प्यार करती हो मुझसे? इस बात पर बेकी हंसने लगी। फ़्रीन ने मुंह बना लिया। अरे, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा जो तुम इस तरह से हंस रही हो। बेकी ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा, जो कुछ कल रात हुआ उसके बाद भी तुम पूछ रहे हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं। ये कहकर उसने फ़्रीन को अपने बहुत करीब किया, इतना कि वो दोनों एक दूसरे की सांसों की आवाज़ तक सुन सकते थे। फिर उसके कान के पास जाकर बोली, पर अब भी अगर तुम नहीं जानते तो प्लीज़ जान लो, तुम वो इकलौते इंसान हो जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ। ये सुनकर फ़्रीन ने दोबारा उसे टाइटली हग कर लिया। वो दोनों यूं ही एक दूसरे की खुशबू अपने अंदर उतारने लगे। तभी फ़्रीन के घर के बाहर एक गाड़ी की आवाज़ आई। तभी फ़्रीन को घर की तरफ आती हुई एक गाड़ी की आवाज़ आई। उन दोनों का बेड खिड़की के करीब था। फ़्रीन ने ज़रा सा कर्टन हटाकर देखा तो अलीसारा की कार थी। लगता है पी सारा आ रही है। फ़्रीन का ये कहना था कि बेकी पैनिक करने लगी। क्या? वो आ रही है? वो झटके से बिस्तर से निकली। उसे तो ये तक याद नहीं था कि उसकी बॉडी पर कोई कपड़े नहीं। फ़्रीन उसे यूं देखकर एक दफ़ा फिर से होश खोने लगा। बेकी ने सामने पड़ा गाउन अपने ऊपर लपेट लिया। तुम ऐसे मुझे क्या देख रहे हो? बताओ मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? वो पैनिक सा पूछ रही थी। मीन उसे हैरानी से देखने लगा। तुम्हें यूं चोरों की तरह छुपने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? बेकी ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। ये सब जो हो रहा है इसको खुद मैं अभी समझ नहीं पा रही। उन्हें क्या समझाऊंगी? तुम मुझे बस ये बताओ कि मैं कहाँ छुपूं? वो तेजी से इधर उधर छुपने की जगह ढूंढ रही थी। उसने जल्दी से अपने सारे कपड़े फर्श से उठाए। तो तुम बाथरूम में छुप जाओ। रीन अब भी समझ नहीं पा रहा था कि इसमें छुपने वाली क्या बात है। वो बेकी से प्यार करता है, वो अपनी बहन को बोल देगा। लेकिन शायद बेकी के लिए ये इतना आसान नहीं था। वो तेजी से सारे कपड़े पकड़कर वॉशरूम में चली गई और डोर अंदर से लॉक कर लिया। तभी जैसे ही बेकी वॉशरूम में गई, थोड़ी देर में रीन के कमरे पर नॉक होने लगा। रीन, अभी तक सो रहे हो क्या? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। अलीसारा उसके कमरे को नॉक कर रही थी। हाँ आया, ये कहकर रीन ने नाइट गाउन पहना और आकर कमरे का दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अलीसारा तेजी से चलती कमरे के अंदर आई। क्या हुआ? रीन ने पूछा। मुझे लगा था तुम फिर कोई बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहे, अलीसारा ने कहा। रीन हंसने लगा। मैं तुम्हें कितनी बार कहा, मैंने गाड़ी नहीं मारी थी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे तुम्हें या मॉम को कोई तकलीफ हो, वो मुस्कुरा कर कह रहा था। अलीसारा ने उसके बिखरे हुए कमरे को देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? रीन को देखकर वो अजीब सी नज़रों से पूछ रही थी। क्या कर रहा था? सो रहा था, अभी उठा हूँ, रीन ने कॉन्फिडेंस से कहा। अलीसारा ने
उसकी गर्दन पर देखा, जहाँ कुछ नेल स्क्रैचेस और एक बाइट मार्क था। वो समझ गई कि कल रात फ्रीन अकेला तो नहीं था। कमरे में से लेडीज परफ्यूम की खुशबू भी आ रही थी। तुम कल यहाँ अकेले थे? अलिसारा चलती और कमरे के अंदर जाती जा रही थी। फ्रीन ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ, अकेला था। और तुम अंदर क्या जा रही हो? तुम बाहर जाओ, मैं शावर लेकर आता हूँ, फ्रीन ने कहा। उसका यूं बदलता चेहरा देखकर अलिसारा मजे लेने लगी। नहीं, हम तुम्हारे कमरे में ही नाश्ता करते हैं, इजी होकर। ये कहकर वो फ्रीन के बेड पर बैठने लगी। तभी बेकी, जो वॉशरूम में कपड़े पहन रही थी, किसी चीज से टकराई और थोड़ी सी आवाज पैदा हो गई। ये वॉशरूम में कौन है? अलिसारा ने कहा। बिल्ली है, बिल्ली है, बिल्ली है। फ्रीन को समझ नहीं आ रही थी कि बात कैसे संभाले। अलिसारा मुस्कुराने लगी। उसे लगा कि कल फ्रीन की इतनी बुरी कंडीशन का सुनकर नीता उसे मनाने आई थी, और अब उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि नीता ने उसे मना लिया था। तुम तो बहुत खुश लग रहे हो, और लग नहीं रहा कि अब तुम्हें बुखार है, अलिसारा ने खड़े होते हुए उसका माथा छूते हुए कहा। हाँ, अब तो बुखार नहीं है। कल रात मुझे बहुत अच्छी मेडिसिन मिली थी, फ्रीन मुस्कुराकर कह रहा था। ये बात बेकी ने भी सुनी, जो वॉशरूम में थी, और उसके भी कान और गाल लाल होने लगे और वो बहुत शर्माने लगी। अलिसाना ने मुस्कुराकर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं फिर नाश्ता ऊपर कमरे में ही लगवा देती हूँ, अलिसारा ने उसे छेड़ते हुए कहा। नहीं नहीं, नाश्ता ऊपर क्यों लगवाना है? चलो ना, मैं तुम्हारे साथ नीचे ही चलता हूँ, उसने अलिसारा को कंधों से पकड़कर कहा और उसे अपने साथ लगभग खींचता हुआ कमरे के दरवाजे तक ला रहा था। लेकिन अगर वो दोनों मेन हॉल में जाने वाले थे, तो बेकी सबके सामने से बाहर नहीं जा सकती थी। वो जरा ऊंची आवाज में बोला, भी सारा, मेरे कमरे में वो जो बेड के पास दूसरा दरवाजा है ना, जो स्टेयर्स हैं जहां पर, वो घर की बैक साइड पर खुलता है ना? तुम इतना ऊंची ऊंची क्यों बोल रहे हो? किसी को कुछ समझाना चाहते हो क्या? अलिसारा फिर उसे छेड़ते हुए बोली। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं नाश्ते के बाद आकर उसे लॉक कर दूंगा, क्योंकि वो लॉक नहीं है। बेकी ये सब सुन रही थी और समझ रही थी कि फ्रीन ऐसा क्यों कह रहा है। तो वो जो बेड के पीछे दरवाजा है ना, जहाँ स्टेयर्स से आप घर की बैक साइड पर जा सकते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि उसे लॉक कर दूं, कोई भी आ सकता है ना? अलिसाना ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। नाश्ते के बाद आकर उसे लॉक कर देना, ताकि कभी कोई भी ना आ सके। वो बहुत मजे ले रही थी। अच्छा चलो ना, हम नीचे चलते हैं, ये कहकर वो अपनी बहन को कंधों से पकड़ता हुआ नीचे ले गया। बेकी अपने कपड़े सेट करके खामोशी से फ्रीन के बताए हुए रास्ते से उसके घर के बाहर निकल गई। और सीन मूव होता है बेकी के घर पर। बेकी अभी अभी घर में आई थी, जब खुन कुआ चलता हुआ गुस्से से दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। तुम्हें होश है वक्त का? ये कोई घर आने का टाइम है? वो गुस्से से उससे कह रहा था। आज से पहले उसने कभी बेकी से ऐसे बात नहीं की थी। आई एम सॉरी, वो मैं कल बारिश हो रही थी तो यूकी के घर ही रुक गई, बेकी ने नजरें चुराते हुए कहा। तो तुम्हें इतनी सेंस तो होनी चाहिए कि कॉल्स और मैसेजेस का जवाब दो। कल रात से पागल हो रहा हूं मैं तुम्हें कॉल पे कॉल करके, और तुम हो कि बस घर बार छोड़कर निकल गई। वो उसे गुस्से से कह रहा था। आज खुनकुआ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आई एम सॉरी, वो सिग्नल बहुत वीक थे, इसलिए मैं बता नहीं सकी। बेकी उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। तुम इतनी इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो? मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था बेकी, वो उसे गुस्से से कह रहा था। उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हो रहा था। मैंने कहा ना आपसे कि
वहाँ पर बारिश हो रही थी और सिग्नल्स का प्रॉब्लम था, इसीलिए मैं आपके कॉल और मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाई। बेकी ने अभी भी सर झुका रखा था। बस बहुत हो गया, छोड़ो जॉब और घर पर बैठो, हर चीज मैं देख लूंगा, हुनकुआ ने गुस्से से कहा। बेकी ने एक झटके से सर उठाकर उसे देखा। क्या? आज के बाद तुम जॉब नहीं करोगी, घर से कदम बाहर नहीं रखोगी और ये फाइनल है, बेकी ने अब गुस्से से उसे देखकर कहा। आप कौन होते हैं मेरी जिंदगी का फैसला लेने वाले? हुनकुआ उसे देखकर हैरान हो गया। क्या? मैं कौन होता हूँ? हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा। आप हस्बैंड हैं मेरे मालिक नहीं हैं। मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये आप तय नहीं कर सकते, वो गुस्से से उसे देखकर कह रही थी। तो क्या हुआ जो मैं एक रात लेट हो गई तो? आप तो कई कई दफा रातों को घर नहीं आते, उसको मैं क्या कहूँ? वो गुस्से से उसे देखकर कह रही थी। बेकी, मैं मर्द हूँ, मैं बाहर रुक सकता हूँ, और अगर मैं रुकता भी हूँ तो तुम्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं आने वाला नहीं हूँ। पर जो तुमने किया वो अनइन्फॉर्म्ड था। मैं कितना परेशान था। उसे बेकी का गुस्सा समझ नहीं आ रहा था। हमेशा वो अपनी गलती आराम से मान लेती थी, पर अभी अभी उसका गलती मानने का कोई इरादा नहीं था। अगर मेरे फोन में सिग्नल होते तो मैं भी आपको बता देती कि मैं कहाँ हूँ। दोबारा मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये कहकर वो हुनकुआ को क्रॉस करती हुई राइल के कमरे में चली गई, जो अभी तक सो रहा था। राइल, ये अभी तक क्यों सो रहा है? बेकी ने हुनकुआ से पूछा। पता नहीं मुझे, कल ह्यूंजू के घर चला गया था, सुबह आया और आते ही सो गया। हुनकुआ ये कहकर अपने कमरे की तरफ चला गया। बेकी आई और आकर जब उसने देखा तो राइल को बहुत तेज बुखार था। राइल, बेबी, आपको कब से बुखार है? मम्मा, आप आ गई, राइल ने आंखें खोलकर बेकी को देखते हुए कहा और फिर झटके से बेकी को गले लगा लिया। मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। आई एम सॉरी बेबी, ये कहकर उसने राइल के माथे को चूम लिया। मैं आपके लिए मेडिसिन और खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, ये कहकर बेकी किचन में गई। जाकर उसने राइल के लिए पॉरेज बनाया और उसे मेडिसिन दी। राइल ने मेडिसिन खाई, पॉरेज लिया और दोबारा लेट गया। उसे बीमार देखकर बेकी का दिल बेचैन हो गया था। वो दोबारा जब कमरे में आई तो हुनकुआ रेडी हो रहा था ऑफिस के लिए। राइल अकेला मेरा बेटा तो नहीं है, आपका भी है। अगर मैं एक रात यहाँ पर नहीं थी तो आपने उसे किसी और के घर भेज दिया। और तो और, आपको ये तक नहीं पता लगा कि उसे कितना तेज बुखार है। वो गुस्से से हुनकुआ को देखकर कह रही थी। देखो बेकी, मेरा दिमाग तुम पहले ही बहुत खराब कर चुकी हो। एक तो घर रात को आई नहीं, और दूसरा अपनी गलती मानने की बजाय मुझे ब्लेम कर रही हो। तुम माँ हो उसकी, इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है उसका खाना पीना देखभाल करना, मेरी नहीं। और आपकी क्या जिम्मेदारी है? वो हुनकुआ को देखकर पूछ रही थी। राइल की स्कूल की फीस मेरी जिम्मेदारी है, उसकी पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी है, उसकी जिंदगी की हर चीज मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर आपकी जिम्मेदारी कहाँ है? आज से पहले बेकी ने कभी भी हुनकुआ से ऐसा कोई सवाल नहीं किया था। हुनकुआ मुड़कर उसे देखने लगा। क्या? ये घर जिसमें तुम खड़ी हो ना, इसे बनाने में बहुत मेहनत की है मैंने, हमने, बेकी फिर बोली। मैंने अपने सारे क्रेडिट्स, अपनी सारी चीजें लगा दी ताकि हम एक बेहतर घर ले सकें। पिछले 9 साल में मैंने एक भी छुट्टी नहीं की। अपनी प्रेगनेंसी में भी मैं काम करती रही ताकि मैं अपने आने वाले बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर दे सकूं। मैं आज भी इस घर में सिर्फ इसीलिए हूँ क्योंकि राइल आपका बेटा है, लेकिन आप उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते। इसने मुझे बहुत हर्ट किया है। वो
गुस्से से खुनकुआ को सुना रही थी। सिर्फ एक रात में यहाँ नहीं थी और आपको अंदाजा तक नहीं हुआ कि राइल इतना बीमार है? वो उसे गुस्से से कह रही थी। हाँ हाँ, बीमार है। तो होते हैं बच्चे बीमार, हमेशा बच्चे बीमार हो जाते हैं। मौसम बदल रहा है, वो भी हो गया होगा। इसमें इतना हाइपर होने वाली क्या बात है? खुनकुआ उसे देखकर कह रहा था। एनीवेज, मेरे पास इस बहस के लिए वक्त नहीं। नाश्ता मैं बाहर ही कर लूँगा। हैव अ ग्रेट डे। ये कहकर वो गुस्से से घर से बाहर निकल गया। बेकी उसे जाते हुए देखती रही। अभी उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि राइल बीमार है। तभी फ्रीन का कॉल आया। हाय बेबी, कैसी हो? बेकी ने जैसे ही कॉल अटेंड की, फ्रीन की एक मुस्कुराहट से भरी हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसकी आवाज़ में अब भी कल रात वाला प्यार झलक रहा था। मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है, मैं अभी से तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, फ्रीन कह रहा था। बेकी, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ये वही लफ्ज़ थे जो बेकी खुद भी उससे कहना चाहती थी। हाँ, जब से वो फ्रीन के घर से निकली थी, तब से फ्रीन उसे बहुत याद आ रहा था, बहुत ज़्यादा। हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। बेकी की आंसू भरी आवाज़ सुनकर फ्रीन ठहर गया। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? फ्रीन ने पूछा। राइल बीमार है बस, इसलिए थोड़ी इमोशनल हो गई थी। बेकी का ये कहना था कि फ्रीन भी परेशान हो गया। राइल बीमार है? ज़्यादा बीमार है क्या? उसकी तबीयत तो ठीक है, हम उसे डॉक्टर के पास ले जाएं? बेकी उसकी आवाज़ में परेशानी को सुनने लगी। उसके बेटे के लिए वो कितना परेशान था। नहीं, मैंने उसे मेडिसिन और पॉरेज दी है। अरे, ये काफ़ी नहीं होता। अभी तो वो कितना छोटा है, बुखार हुआ है उसे, उसे बॉडी में कितना दर्द हो रहा होगा। मैं तुम्हारे पास गाड़ी लेकर बस 15 मिनट तक पहुंच रहा हूँ। तुम राइल को तैयार करके नीचे ले आना। नहीं नहीं फ्रीन, इसकी ज़रूरत नहीं, बेकी ने उसे रोकते हुए कहा। ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं? छोटा बच्चा है वो, डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। वो बड़ा परेशान सा कह रहा था। उसकी आवाज़ में इतनी मिठास, इतनी फिक्र थी कि बेकी और कुछ कह ही नहीं पाई। अच्छा ठीक है, पर तुम मेरी बिल्डिंग के नीचे मत आना। मैं नहीं चाहती कोई तुम्हें यहाँ देखे। तो मैं राइल को तैयार करके सोसाइटी के बाहर लेकर आती हूँ, मेन बस स्टॉप तक। तुम हमें वहीं से पिक कर लेना और ऐसे प्रिटेंड करना कि बस तुम अचानक आ गए। बेकी, क्या ये करना ज़रूरी है? फ्रीन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। प्लीज़ बेबी, मेरे लिए, बेकी ने कहा। ओके ठीक है। फ्रीन बस उसके साथ होना चाहता था, उसकी मदद करना चाहता था। राइल को बुखार है, ये जानकर उसका दिल बहुत बेचैन हो गया था। जैसा कि फ्रीन ने कहा था, लगभग 15 मिनट के बाद उसे बेकी की कॉल आई। हाँ बेकी, तुम लोग निकल गए घर से? हाँ, मैं बस स्टॉप के पास हूँ। फ्रीन की आवाज़ में अब भी पहले वाली परेशानी थी। तभी बेकी राइल को लेकर जब बस स्टॉप पर गई, तो फ्रीन की लग्जरियस कार राइल ने दूर से ही पहचान ली। अरे, ये तो अंकल फ्रीन हैं। राइल थोड़ा कमज़ोर सा कह रहा था। हाँ बेबी, लगता है अंकल फ्रीन भी यहीं पर हैं। राइल को दूर से आता देखकर फ्रीन तेजी से गाड़ी से निकला और आकर उसके पास घुटनों पर बैठ गया। कैसे हो लिटिल चैम्प? ठीक हूँ अंकल, बस थोड़ा सा बुखार हो रहा है, राइल ने एक क्यूट सी स्माइल देते हुए कहा। वो बहुत बीमार लग रहा था। उसके गाल बहुत लाल हो रहे थे, माथा भी बहुत गर्म हो रहा था। तुम्हें तो अभी भी बुखार हो रहा है?
चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं अंकल, मैं मम्मा के साथ जा रहा हूँ, रायल ने कहा। तो चलो हम मम्मा को भी हमारे साथ ले चलते हैं। क्यों मम्मा, आप चलेंगी हमारे साथ? रीन बेकी की आंखों में देखकर बोला। रायल भी बेकी को देखने लगा। लास्ट टाइम जब उसने अंकल फ्रीन से चीजें ली थी तो बेकी कितने गुस्से में थी। बेकी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ ठीक है, हम चलते हैं। और उसके बाद वो तीनों फ्रीन की कार में बैठकर डॉक्टर के पास चले गए। और सीन मूव होता है डॉक्टर के क्लिनिक में। फ्रीन रायल को बैंकॉक के सबसे बड़े चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर गया था। वो अभी रायल को एग्जामिन कर रहे थे और फ्रीन की एंजाइटी देखने के काबिल थी। बेकी गौर से फ्रीन का चेहरा देख रही थी, जो कितना परेशान लग रहा था। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? फ्रीन ने परेशान होते हुए कहा। हाँ, सब ठीक है, इतनी घबराने की बात नहीं। मौसम बदल रहा है, ऐसे में बच्चे बीमार हो ही जाते हैं। मैं कुछ दवाइयाँ और एक इंजेक्शन दे रहा हूँ, डॉक्टर ने कहा। इंजेक्शन? डॉक्टर, इंजेक्शन ज़रूरी है क्या? फ्रीन थोड़ा परेशान सा कह रहा था। फ्रीन की परेशानी देखने के काबिल थी। इतना छोटा सा है ये, इंजेक्शन लगेगा, इससे दर्द होगा। आप ऐसा कीजिए, आप इसे सिर्फ मेडिसिन दे दीजिए। फ्रीन रायल को देखकर परेशान सा कह रहा था। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे इंजेक्शन ले लेते हैं, कोई इशू नहीं होगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। लेकिन डॉक्टर, इससे पहले कि फ्रीन कुछ और कहता, रायल ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, इट्स ओके, मैं इंजेक्शन ले लूँगा, मुझे डर नहीं लगता। उसने ये इतनी क्यूटली कहा कि फ्रीन का दिल चाहा एक दफ़ा फिर से उसका माथा चूम ले। चैंप, तुम तो बहुत ब्रेव हो, फ्रीन मुस्कुरा कर रायल को देखकर कह रहा था। बेकी अब भी उन दोनों को गौर से देख रही थी। खुनकुआ की सुबह की बात अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। तो क्या हुआ जो वो बीमार है? बच्चे हो जाते हैं मौसम बदलने पर बीमार, इसमें इतना शोर मचाने वाली कौन सी बात है? और यहाँ फ्रीन का रायल के लिए प्यार देखकर वो बस उसे देखते ही जा रही थी। अगर तुम्हें इंजेक्शन लेने में दर्द हो तो तुम मेरा हाथ जोर से पकड़ लेना, ठीक है? फ्रीन रायल से कह रहा था, जिसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। और जब इंजेक्शन लगाया तो बेकी रायल से ज़्यादा फ्रीन के एक्सप्रेशन देख रही थी। उसने रायल के हाथ को बड़ी मजबूती से थाम रखा था। दोनों आंखें बड़ी जोर से बंद की हुई थीं। बस हो गया, डॉक्टर ने कहा। हो गया? फ्रीन ने आंखें खोलकर रायल को देखा। तुम्हें ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ ना? वो रायल से पूछ रहा था। रायल ने ना में सर हिलाया। तुम तो बहुत ब्रेव हो, अभी तुम ठीक हो जाओ जल्दी से, फिर तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें लेकर दूंगा, वो मुस्कुरा कर कह रहा था। रायल ने फिर से हाँ में सर हिला दिया। डॉक्टर उसे यूं देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आपका बच्चा 9 साल का है, लेकिन आप उसे एक बेबी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लगता है आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। उसकी ये बात सुनकर रायल और फ्रीन दोनों ही डॉक्टर को देखने लगे। इससे पहले कि फ्रीन कुछ बोलता, रायल ने कहा, नहीं, ये मेरे डैडी नहीं हैं, मेरे डैडी तो ऑफिस हैं, ये तो मेरे अंकल फ्रीन हैं। ओह, अंकल हैं? लगता नहीं, ऐसा लग रहा था कि आप फादर हैं इसके। आपकी परेशानी को देखकर, डॉक्टर ने कहा। फ्रीन ने रायल को देखा और उसने दिल में सोचा, मैं उस दिन का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा हूँ मेरे बेटे, जिस दिन तुम मुझे भी डैडी कहकर बुलाओगे। वो रायल को मुस्कुरा कर देख रहा था और बेकी उन दोनों को देखती जा रही थी। फ्रीन ने बेकी के मना करने के बाद भी आज के दिन के लिए उसे ऑफ दिलवा दिया था। वो रायल और बेकी को रायल की मेडिसिन्स,
बहुत सारा खाने का सामान, रायल के लिए टॉयज और ढेर सारी चीजें दिलवाकर उनके घर ड्रॉप कर गया। अब बेकी ने उसे सोसाइटी के अंदर आने से मना नहीं किया था। वो बस ये नहीं चाहती थी कि रायल को कुछ ऑकवर्ड लगे। आज रायल बहुत खुश लग रहा था। मम्मा, आप अब अंकल फ्रीन से गुस्सा नहीं हो? जब रायल घर आया तो बेकी उसे बिस्तर पर लिटाकर उसका ब्लैंकेट ठीक कर रही थी। जब रायल ने बड़ी क्यूटली पूछा, नहीं, मैं अब अंकल फ्रीन से गुस्सा नहीं हूँ। वो बहुत अच्छे हैं ना मम्मा? वो तो बहुत सुपर हीरो जैसे लगते हैं मुझे। अच्छा, वो आपको सुपर हीरो क्यों लगते हैं? क्योंकि आपको याद है जब हम लोग गेम जोन गए थे तो अंकल फ्रीन ने मुझे उन लड़कों से हीरो की तरह बचाया था और मेरे सारे जख्म भी साफ किए थे। बेकी को वो दिन याद आया। उस रात वो ठीक से सो नहीं पाई थी अपने बेटे के सूजे हुए गाल को देखकर। तो तब भी वो फ्रीन ही था जिसने रायल को उन लड़कों से बचाया था। ये बात उसके दिमाग में क्यों नहीं आई? तुम्हें अंकल फ्रीन बहुत पसंद है? बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा। वो बहुत अच्छे हैं और मेरा दिल करता है कि मैं बस उन्हीं के साथ रहूं। रायल ये कह रहा था। बेकी ने उसके माथे को चूमा। शाम हो गई और खुनकुआ दोबारा से खुद को कंपोज करता घर में आया। आज बेकी घर पर ही थी। जब वो घर आया तो रायल सो चुका था। खाना तैयार था। बेकी ने खामोशी से खाना टेबल पर लगाया और अपने कमरे में जा रही थी जब खुनकुआ ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेकी, आई एम सॉरी, खुनकुआ ने कहा। बेकी उसका चेहरा देखने लगी। सॉरी? सॉरी किस लिए? आप ठीक ही तो कह रहे थे, बच्चे तो बीमार हो ही जाते हैं। नहीं बेकी, ये बात नहीं है, उसने बेकी का चेहरा दोनों हाथों में लेते हुए कहा। मैं बस डर गया था तुम्हें खोने से। मुझे लगा कि कहीं तुम मुझे छोड़कर चली ना जाओ। खुनकुआ की आंखें देखकर बेकी डरने लगी। कुछ था उसकी आंखों में। उसे खो देने का डर, हार जाने का डर। एक अजीब सी वहशत हो रही थी उसे खुनकुआ की आंखों को देखकर। डर लग रहा था, तभी वो कुछ कह ही नहीं पाई। खुनकुआ ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ बेकी, बहुत ज़्यादा। इस प्यार के लिए मैंने बहुत इंतज़ार किया है। मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खो नहीं सकता। आई लव यू सो मच। ये कहते हुए खुनकुआ की आंखों से कुछ आंसू गिरे जो बेकी की गर्दन पर बह गए। वो रो रहा था। बेकी को रो रो कर सॉरी कह रहा था। उसे समझा रहा था कि बेकी उसके लिए कितनी ज़रूरी है। बेकी ने उसे हग बैक किया और उसकी कमर सहलाने लगी। इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी। आई अंडरस्टैंड। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेकी। मैं इतना गुस्से में था कि मैंने नोटिस ही नहीं किया कि रायल की तबीयत ठीक नहीं है। पर मैं तुमसे और उससे बहुत प्यार करता हूँ, आई प्रॉमिस। उसकी आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे। बेकी को अपना आप बहुत भारी महसूस होने लगा। खुद को वो चीटर की तरह महसूस कर रही थी। इस इंसान ने कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा था, लेकिन वो उसे कैसे कहती कि अब वो बहुत जल्दी उसका साथ छोड़कर जाने वाली थी। आप इतने इमोशनल मत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ, उसने खुनकुआ को अपने आप से अलग करते हुए कहा। जल्दी से खाना खा लीजिए, बेकी मुस्कुरा कर कह रही थी। खुनकुआ ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? बेकी उसकी आंखों में देखने लगी और ना में सर हिला दिया। ये सुनकर खुनकुआ ने दोबारा उसे टाइटली हग किया, उसके गाल पर किस किया
और फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चला गया। उसके रूम में जाते ही बेकी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। वो तेज़ी से किचन की तरफ गई। उसके आंसू बहते जा रहे थे। आज सुबह से बहुत कुछ हो चुका था उसकी ज़िंदगी में। प्रियंका रायल से प्यार, उसके लिए केयर उसे कहीं न कहीं सुकून दे रही थी, लेकिन खुनकुआ की कही ये बात उसे दोबारा परेशान कर रही थी। क्या सही है क्या गलत, अभी वो इन सब में बहुत ज़्यादा उलझी हुई थी। दिल था कि फ्रीन की तरफ खींचने से खुद को रोक ही नहीं पा रहा था, और दिमाग था जो उसे उसकी जिम्मेदारियां, उन कुआ के सैक्रिफाइस याद दिलाता जा रहा था। वो रोने लगी। तभी खुनकुआ डाइनिंग की तरफ आया। बेकी, क्या हुआ? कुछ नहीं, ये कहते हुए बेकी ने ठंडे पानी से मुंह धोया और आकर उसके पास बैठ गई और मुस्कुराकर उसे खाना सर्व करने लगी। खुनकुआ खाना खाता रहा और उससे बातें करता रहा, और बेकी खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। खाने के बाद खुनकुआ लैपटॉप पर काम कर रहा था जब उसका फ़ोन बजने लगा। उसने कॉल अटेंड की तो ये उसके दोस्त की कॉल थी, जिसे उसने अपनी ब्रांच चेंज करने के लिए हेल्प करने को कहा था। हाय कुआ, कैसे हो? खुनकुआ के दोस्त ने कहा। मैं बिल्कुल ठीक। अब मुझे एक अच्छी सी खुशखबरी सुना दो ताकि मैं और खुश हो जाऊं, खुनकुआ ने कहा। लेकिन शायद उसके दोस्त के पास कोई अच्छी खबर नहीं थी। क्या हुआ? खुनकुआ ने खामोशी को भांपते हुए कहा। देखो यार, अमेरिका का ऑफिस तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि वहाँ के लिए ब्रांच मैनेजर ने किसी और को रेकमेंड कर दिया है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अमेरिका तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन लेकिन खुनकुआ ने पूछा, तुम लंदन से पढ़े हो, बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, तो वो तुम्हें लंदन की ब्रांच में इससे बड़ी पोस्ट देने के लिए रेडी हैं। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अच्छे पैसे, और तुम्हारे बेटे की एजुकेशन भी फ्री हो जाएगी। तो तुम लंदन के बारे में क्यों नहीं सोचते? नहीं, हरगिज नहीं, खुनकुआ ने एक ही दफ़ा में जवाब दे दिया। पर क्यों? तुम तो वहीं से पढ़े हो। देखो, मैं ये तुम्हें समझा नहीं सकता, दुनिया का और कोई भी कोना, लेकिन मैं लंदन नहीं जा सकता। बहुत बुरी यादें हैं मेरी लंदन में। तो फिर तो फिलहाल तुम्हारा थाईलैंड से निकलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो सबसे बेटर ऑप्शन आ रही है वो सिर्फ लंदन ही है। अगर तुम कहो तो मैं लंदन के लिए बात करता हूँ। नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं कभी भी बेकी को लेकर लंदन नहीं जा सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तुम प्लीज़ किसी और जगह के लिए ट्राई करो। अगर इससे लोअर रैंक पर भी मुझे काम करना पड़ा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे डिमोशन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस लंदन नहीं। खुनकुआ परेशान सा कह रहा था। ओके ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बताऊंगा, खुनकुआ के दोस्त ने कहा। हाँ ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। ये कहकर खुनकुआ ने फ़ोन बंद कर कर रख दिया। बेकी दरवाजे में खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। खुनकुआ को वो देखने लगी। क्या हुआ, सब ठीक है? उसके हाथ में 2 कॉफ़ी के मग थे, हमेशा की तरह। हाँ ठीक है। बेकी करीब आई और उसने कॉफ़ी का एक मग खुनकुआ को दे दिया। आप बहुत परेशान लग रहे थे। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ नहीं। आप ये क्यों कह रहे थे कि आपको लंदन नहीं जाना? वहाँ आपकी बहुत बुरी यादें हैं? बेकी उसे देखकर पूछ रही थी। खुनकुआ ने उसे देखते हुए कहा, मैं लंदन नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने तुम्हें खो दिया था। बेकी उसे देखने लगी। पर आपने तो कहा था कि हमें लंदन में प्यार हुआ था। हाँ, और उस एक्सीडेंट के बाद तुम वो प्यार भूल गई और मैंने तुम्हें खो दिया। इसीलिए मैं दोबारा लंदन नहीं जाऊँगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लंदन जाकर मुझे हमारे बारे में सब याद आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी यादें
तुम्हें क्यों यादें चाहिए बेकी? कुनकुआ ने खुद को रोकते हुए कहा। हम शादीशुदा हैं, एक बच्चा है, घर है, बस तुम अब इस जिंदगी में खुश रहो ना। पास्ट को भूल जाओ। वो बेकी को अजीब सी नजरों से देखकर कह रहा था। बेकी हैरानी से उसे देखने लगी। ठीक है, मैं वैसे ही कह रही थी। अगर आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। बेकी ने बात खत्म करते हुए कहा। आजकल खुनकुआ बहुत अजीब सी हरकतें कर रहा था, अजीब सी बातें कर रहा था। पर बेकी की लाइफ उससे कई ज्यादा अजीब थी। वो दोनों यूं ही बात कर रहे थे जब बेकी के फोन पर रीन का मैसेज आया। वो रायल की तबीयत के बारे में पूछ रहा था। उसकी ये केयर, उसका ये प्यार देखकर बेकी के होंठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। किससे बात कर रही हो? खुनकुआ ने पूछा। यूकी ने एक जोक मैसेज किया है, मैं जरा उससे कॉल करके आती हूँ। ये कहकर वो खुनकुआ के पास से उठी और बैल्कनी में जाकर बहुत धीमी आवाज में रीन से बात करने लगी। कैसी है मेरी स्वीट हार्ट? रीन ने उसका फोन अटेंड करके कहा। मैं ठीक हूँ, तुम क्या कर रहे हो? उसने रीन से पूछा। तुम्हें याद, सिर्फ तुम्हें याद, और आसमान को देख रहा हूँ। तुम देख रही हो? बेकी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, सितारों से भरा हुआ आसमान कितना अच्छा लगता है ना? बेकी कह रही थी। रीन मुस्कुराने लगा। ये आसमान मुझे हमेशा बहुत सुकून देता है। जब भी मैं इसे देखता हूँ तो लगता है कि कोई कनेक्शन है मेरा इसके साथ। ये वही लफ्ज़ थे जो बेकी हमेशा इस आसमान को देखकर सोचती थी। और तुम बताओ, रायल की तबीयत तो अब ठीक है ना? रीन ने बात बदलते हुए कहा। हाँ, अब पहले से ठीक है, बेकी ने कहा। तुम्हें पता है, मुझे ह्यूंजू ने बताया था कल इन दोनों बदमाशों ने मेरी मॉम की नज़रों से बचते हुए जाकर आइसक्रीम खाई थी, वो भी काफ़ी सारी। इसीलिए ये दोनों ही बीमार हो गए। मुझे पिसारा ने बताया कि ह्यूंजू को भी बुखार हो गया है। रीन बेकी को रायल की शरारत के बारे में बता रहा था, पर रायल ने तो कभी कोई शरारत नहीं की। रियली? रायल ने शरारत की? बेकी को यकीन नहीं आ रहा था। ऐसी वैसी, और मॉम बता रही थी जब वो यहाँ होता है तो कितना नॉटी होता है, कितनी शरारतें करता है। वो यही बातें कर रहा था। बेकी हंसती जा रही थी और हैरान हो रही थी। उसका खामोश रहने वाला बेटा इतना नॉटी है, ये तो उसे पता ही नहीं था। रायल का एक नया फेज था जो फ्रीन उसे बता रहा था, और वो हंसते जा रही थी। अचानक फ्रीन ने कहा, तुम्हारी हंसी मेरे दिल को बहुत सुकून देती है। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा ऐसे ही खिलखिलाकर हंसती रहो। फ्रीन उससे कह रहा था। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। बेकी ने उसकी बात सुनी और उसका दिल फिर से ज़ोरों से धड़कने लगा। हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ फ्रीन, बहुत ज़्यादा। बेकी ने फ्रीन से कहा। हमें कब तक एक दूसरे से ऐसे ही दूर रहना होगा? फ्रीन पूछ रहा था। बहुत ज़्यादा नहीं, बस तुम इंतज़ार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेकी कह रही थी। मुझे भरोसा है तुम्हारी बात पर। आई लव यू सो मच। लव यू टू। उसने ये कहा और फ़ोन रख दिया और आकर बिस्तर पर लेट गई। कुनकुआ भी सोने के लिए लेट गया था। वो बेकी में चेंजेस को बहुत तेजी से भांप रहा था, इससे पहले कि वो पूरी तरह बदल जाए। उसे फ्रीन की फैमिली से किसी भी तरह बेकी को दूर लेकर जाना था। वो कई दफ़ा बेकी की जॉब छुड़ाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या करे कि बेकी के कदम रोक सके। माना कि वो अपनी यादें भूल गई थी, पर आज भी वो उतनी ही इंडिपेंडेंट थी जितनी वो कॉलेज के टाइम में थी।
अपने फैसले खुद लेने वाली, अपनी मर्जी पर चलने वाली, किसी की ना सुनने वाली। और फुनकुआ को बड़ी शिद्दत से बेकी के साथ अपना रिश्ता कमजोर होता हुआ महसूस हो रहा था। 3 मूव होता है नाम के ऑफिस में। वो फाइल्स में बिजी थी, तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। प्लीज कम इन। उसने आने वाले को देखे बिना यूं ही फाइल्स की तरफ देखते हुए कहा, हाय, ये आपके लिए। नाम ने सर उठाकर देखा तो कर्क खूबसूरत फ्लावर्स का बुके लिए उसके सामने खड़ा था। ओ आप, ये मेरे लिए हैं? थैंक यू सो मच। उसने फ्लावर्स रिसीव करते हुए कहा। प्लीज बैठिए, उसने मुस्कुरा कर कहा। कर्क चेयर पकड़कर बैठ गया। और सब कैसा चल रहा है? नाम ने पूछा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कर्क ने यूं ही मुस्कुरा कर कहा। आप काफी दिन से गायब थीं, फ्रेंड की एंगेजमेंट पार्टी पर भी नहीं मिली। कर्क ने पूछा। हाँ, वो एक्चुअली मैं कुछ लीगल कामों के लिए पताया गई थी और अभी भी 2-3 केसेस पेंडिंग हैं। वो फ्रेंड के डैड की सारे लीगल मैटर्स को देखती थी। वो उनकी लॉ डिपार्टमेंट हेड थी, इसीलिए अक्सर कामों की वजह से उसे दूसरे शहर में रहना पड़ता था। कर्क ने हाँ में सर हिलाया। और सब कैसा चल रहा है? कर्क को समझ नहीं आ रही थी कि बात शुरू कैसे करे। नाम ने मुस्कुरा कर कहा, आप यहाँ आए हैं तो ज़रूर कोई काम या कोई ख़ास बात होगी। प्लीज़ डू नॉट हेसिटेट। बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? नाम ने कहा। कर्क ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उसे देखकर कहा, एक्चुअली आप फ्रेंड की बहुत अच्छी दोस्त हैं और मुझे लगता है पहले मुझे आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो मैंने महसूस किया है वो काफ़ी अजीब है। नाम उसकी बात समझने की कोशिश कर रही थी। आप मुझे थोड़ा सा समझाएंगे हम किस बारे में बात कर रहे हैं? नाम ने कहा। ओके, अगर मैं आपको सीधे से समझाने की कोशिश करूँ तो फ्रीन हाल ही में अपनी एक्स वाइफ से दोबारा मिला है और फिर से उससे प्यार करने लगा है। क्या? नाम बस यही कह पाई। वो अभी तक शॉक में थी। अभी कल ही तो उसने नीता से एंगेजमेंट के लिए फ्रीन को कॉन्ग्रेचुलेट किया था। ये सब कब हुआ, कैसे हुआ और फ्रीन ने मुझे क्यों नहीं बताया? नाम थोड़ी सी परेशान और हाइपर होने लगी थी। कर्क ने हाथ के इशारे से उसे काम डाउन रहने को कहा और फिर बोला, फ्रीन खुद भी नहीं जानता कि जिस लड़की से वो प्यार करने लगा है वो उसकी एक्स वाइफ है। नाम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओके ओके, फ्रीन को नहीं याद कि जिस लड़की से वो प्यार करता है उसकी एक्स वाइफ है, फिर भी वो दोबारा उसी से प्यार करने लगा है और उसने एंगेजमेंट नीता से कर ली। कर्क ने उसे वो सारी बातें बताईं जो फ्रीन ने उसे एंगेजमेंट पार्टी की रात में बताया। नीता के साथ उसका यूं एंगेजमेंट कर लेना, बेकी के लिए उसका कुछ फील करना, लेकिन बेकी का उसे इनकार करके छोड़ जाना। नाम ये सब सुन रही थी, हैरान और परेशान हो रही थी। ये बातें बहुत अजीब थीं और बहुत ही कंफ्यूजिंग। ये सब सुनकर नाम बस यही बोल पाई, अनबिलीवेबल। कर्क भी उतना ही परेशान था जितनी नाम। सोचिए, इतने दिन से मैं ये सब बातें सोच सोचकर परेशान हो रहा हूँ। पहले सोचा सीधे तरीके से फ्रीन को बता दूं कि ये लड़की बेकी है। बेकी? नाम फिर कंफ्यूज हुई। आपने अभी मुझे बताया कि उसका नाम रेबेका है। कर्क ने सर हिलाते हुए कहा, ओके, मैं आपको समझाता हूँ। लंदन में जब मैं इस लड़की से मिला था फ्रीन के साथ, तो ये इसे बेकी कहकर बुलाता था, और जब यहाँ पर कुछ टाइम पहले मैं दोबारा इन दोनों से मिला तो फ्रीन ने मुझे बताया कि इसका नाम रेबेका है। ये किसी की बीवी है और एक बच्चे की माँ। ये लड़की अलिसारा की बुटीक में काम कर रही है। उसने मुझे ये डिटेल्स बताई। नाम
और ज़्यादा कंफ्यूज होती जा रही थी। तो उसकी एक्स वाइफ उसकी बहन की बुटीक में काम कर रही है, उसकी एक अपनी लाइफ है, बच्चा है, हस्बैंड है। उसने ये सब फ्रेंड को क्यों नहीं बताया? तो वो फ्रेंड की जिंदगी में दोबारा आई ही क्यों, जब उसे फ्रेंड को छोड़कर ही जाना था? नाम परेशान हो रही थी। मैं भी यही सोच सोचकर पागल हो रहा हूँ। जब मैं उन दोनों से मिला तो बेकी ने मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना। नाम अपना सर पकड़कर रह गई। हो सकता है वो लड़की सब कुछ जानती हो, और क्योंकि अब फ्रेंड को कुछ याद नहीं है तो वो बस प्रिटेंड कर रही हो ताकि फ्रेंड उससे दूर रहे। ये सारी बातें तो हमें बेकी ही बता सकती है, कर्क ने कहा। नाम ने हाँ में सर हिला दिया। पर इस तरह से नहीं। मुझे लगता है कि अभी ये मामला बहुत उलझा हुआ है और बहुत दिमाग घुमा देने वाला है। हमें थोड़ा टाइम चाहिए। हमें पहले ये पता करना होगा कि लंदन में एग्जैक्टली हुआ क्या था। उसके बाद ही हमें पता लगेगा कि हमें किससे बात करनी है और कैसे। कर्क ने हाँ में सर हिलाया। मैं समझता हूँ, फ्रीन की कंडीशन में देख चुका हूँ। मैंने उसके सामने बेकी का नाम लिया और वो बेहोश हो गया। अगर अचानक उसे बताऊंगा कि ये लड़की उसकी बीवी है जो किसी और के साथ है और एक बच्चे की माँ है, तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। नाम ने भी हाँ में सर हिलाया। सबसे पहले ये ढूंढते हैं कि एग्जैक्टली लंदन में हुआ क्या था। अगर हमें वो पता लग गया तो बाकी चीजें शायद आसान हो जाएंगी। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इस उलझन ने उन दोनों को भी परेशान कर दिया था। फ्रीन एक लड़की में इंटरेस्टेड हो गया था जिससे पहले वो शादी कर चुका है। अगर वो लड़की फ्रीन में इंटरेस्टेड नहीं थी तो दोबारा उसकी जिंदगी में आई ही कैसे और क्यों? ये ऐसे सवाल थे जिनका जवाब अभी उन दोनों के पास नहीं था। वो बस ये होप कर रहे थे कि वो इन उलझनों को सुलझाएं और फ्रीन की जिंदगी को आसान कर सके। एक अच्छे दोस्त की तरह वो उसकी मदद करना चाहते थे। और सीन मूव होता है नेक्स्ट डे। जब बेकी बुटीक में आई तो बुटीक बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। फ्लावर्स, डेकोरेशन, बलून, वो ये सब चीजें देखती ही जा रही थी। फिर उसने मिस वॉन से पूछा, ये सब किस लिए है मिस वॉन? आज कोई स्पेशल ओकेजन है क्या? बेकी को देखकर मिस वॉन मुस्कुराकर बोली, लगता है आज मिस्टर फ्रीन कुछ ज्यादा ही खुश हैं। उन्होंने कहा था कि पूरे बुटीक को बहुत खूबसूरती से सजाया जाए, तो बस उनकी रिक्वेस्ट पर यह किया है। बेकी फ्रीन का नाम सुनकर मुस्कुराने लगी और उसे फिर से वो रात याद आ गई जब वो दोनों बहुत करीब थे। उसकी मीठी मीठी बातें, उसकी मीठी मीठी आंखें फिर से बेकी का दिल धड़काने लगी। तभी फ्रीन सामने से चलता आया। ओह मिस्टर बेका, कैसी हैं आप? फ्रीन ने उसे देखकर कहा। मैं ठीक हूँ, बेकी ने नजरें झुकाकर शर्माते हुए कहा। फिर खुद को कंपोज करके बोली, मैं अपने डेस्क पर जा रही हूँ। ये कहकर वो अपनी सीट की तरफ जा रही थी जब फ्रीन उसकी इस तरह करीब आया कि उन दोनों के हाथ एक दूसरे से छू गए। बेकी फिर से मुड़कर उसे देखने लगी जो मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट बेकी के दिल को हमेशा ही बेकाबू करती थी। उसके बाद बेकी काम करने लगी, लेकिन फ्रीन की नर्म गर्म नजरें वो हर जगह खुद पर महसूस कर रही थी। उसकी खामोश नजरें जिनमें उसके लिए ढेर सारा प्यार था। इसी तरह पूरा दिन बीतता रहा और फिर लंच टाइम हो गया। बेकी बाकी सब एम्प्लॉयज के साथ लंच के लिए बाहर रेस्टोरेंट में जाने ही वाली थी जब फ्रीन का मैसेज आ गया। वो उसे अपने कैबिन में बुला रहा था। बेकी, क्या हुआ, चलोगी नहीं? बेकी की कॉलीग ने कहा। नहीं सॉरी, मुझे ज़रा कुछ काम याद आ गया, बहुत ज़रूरी है। तुम लोग जाओ, मैं बाद में ज्वाइन कर लूँगी।
आर यू श्योर? सबने पूछा। हाँ हाँ, प्लीज तुम लोग जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है, बेकी ने कहा। धीरे धीरे सब लोग चले गए और अब ऑफिस में फ्रीन और बेकी ही रह गए थे। बेकी जैसे ही कैबिन का दरवाजा खोलकर अंदर आई तो फ्रीन ने तेजी से कैबिन का डोर लॉक कर दिया और बेकी को वॉल के अगेंस्ट प्रेस करके उसे पागलों की तरह किस करने लगा। बेकी फिर से पावरलेस हो गई। फ्रीन उसके माथे पर, उसकी आंखों पर, उसके गालों पर किस करता जा रहा था। फिर धीरे धीरे उसकी नेक और शोल्डर पर किस करने लगा। बेकी ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा, बस बस बस, आपने मुझे क्यों बुलाया है? बेकी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। फ्रीन उसके करीब हुआ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। ये कहकर वो फिर से बेकी को किस करने लगा। फ्रीन अभी नहीं, अभी काम का टाइम है। तो क्या हुआ? फ्रीन ने उसे देखकर कहा, ये भी तो काम ही है, जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके करीब रहना भी तो एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है ना? फ्रीन उसे देखकर कह रहा था और फिर उसने अपने होंठ बेकी के होंठों पर रख दिए। वो उसे किस करता जा रहा था। बेकी के हाथ अब फ्रीन के कंधों पर घूम रहे थे। वो उसे और करीब करते जा रही थी। फ्रीन के होंठ धीरे धीरे बेकी की गर्दन से होकर नीचे जाने लगे। उसने बेकी की शर्ट को ओपन कर दिया और अब उसकी उंगलियां बेकी को टीस कर रही थीं। वो बेकी की बॉडी पर अपनी उंगलियों को प्लेफुली मूव करता जा रहा था। आई लव यू बेकी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो ये कहता जा रहा था और उसे हर जगह किस करता जा रहा था। आई लव यू टू बेबी। बेकी ने फ्रीन को अपने और करीब किया। फ्रीन अब अपनी टंग से बेकी की बॉडी को टेस्ट करने लगा। हर जगह बेकी खड़ी हुई थी और वो बहुत शेक करने लगी। फ्रीन उठा और उसका चेहरा थाम कर बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, क्योंकि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये कहकर उसने बेकी को गोद में उठाया और अपने कैबिन में एक लॉन्ग सोफा पर ले जाकर उसे लिटा दिया। अब वो दोनों पहले से कंफर्टेबल पोजीशन में थे और एक बार फिर फ्रीन ने बेकी को किस करना शुरू कर दिया। बेकी के हाथ अब फ्रीन की शर्ट ओपन करने लगे। उसकी उंगलियां फ्रीन की चेस्ट पर मूव कर रही थीं। धीरे धीरे उसने फ्रीन की शर्ट उतार कर साइड पर फेंक दी और उसे बाहों में भरकर अपने और करीब करने लगी। दोनों एक दूसरे में गुम होते जा रहे थे। बेकी का एक हाथ फ्रीन की कमर को थामे हुए था, दूसरा हाथ फ्रीन के बालों में था। वो यूं ही उसमें गुम होते जा रही थी। तभी फ्रीन ने किस करते करते उसकी स्कर्ट ओपन कर दी। बेकी ने आंखें खोलकर फ्रीन को देखा, जो उसे ही देख रहा था। फ्रीन के होंठ धीरे धीरे बेकी की चेस्ट पर मूव करने लगे। वो वहां पर उसे लिक करने लगा, जिससे बेकी की बॉडी में एक अलग सी सेंसेशन भरने लगी। फ्रीन, फ्रीन, वो बस यही कहते जा रही थी। फ्रीन उसे और करीब करता जा रहा था। काफी देर उसे वहां लिक करने के बाद अब वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा। उसके होंठ बेकी की फ्लैट बेली पर मूव करते करते अब नीचे चले गए थे। बेकी उसे देखने लगी। फ्रीन, ये क्या करने वाले हैं आप? बेकी हैरानी से उसे देख रही थी। फ्रीन ने
मुस्कुराकर बेकी को देखा, पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने दोनों हाथों से बेकी की लेग्स को ग्रैब कर लिया और उसके सेंसिटिव स्पॉट को लिक करने लगा। जैसे ही उसकी हॉट टंग बेकी के सेंसिटिव स्पॉट को टच करती, बेकी पे काबू सी हो जाती। उसने दोनों हाथों से फ्रीन के सर को थाम रखा था और उसे अपने और करीब करते जा रही थी। फ्रीन उसे यूं ही लिक करता जा रहा था। फ्रीन, बेबी, आई लव यू स्वीटी। उसकी ये बातें फ्रीन को और भी एक्साइटेड करते जा रही थी। फ्रीन और तेजी से अपनी टंग को मूव करने लगा। फ्रीन, फ्रीन, आई वॉन्ट यू फ्रीन। वो यही कह रही थी और फिर थोड़ी देर में बेकी ने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करते ही उसे अपनी बॉडी बहुत पावरलेस लगने लगी। फ्रीन ने नजरें उठाकर उसे देखा, फिर उसके करीब आकर उसका माथा चूम लिया। आई लव यू टू, आई लव यू सो मच बेबी। बेकी ने दोनों हाथों से फ्रीन का चेहरा थामा। उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। उसने करीब आकर फ्रीन को किस कर लिया, एक स्वीट किस। फ्रीन को लगा जैसे बेकी ने उसे पूरा कर दिया हो। तभी बेकी ने अपने हाथों से उसकी पैंट की बेल्ट ओपन कर दी। फ्रीन समझ गया और उसने अपनी पैंट को थोड़ा सा नीचे कर दिया और अपने वीक पॉइंट को बेकी के वीक पॉइंट पर पुश कर दिया। उसके ऐसे करते ही बेकी ने जोर से उसे गले लगा लिया। फ्रीन सोफे पर बैठा हुआ था और बेकी उसकी गोद में थी। फ्रीन बहुत स्लोली मूव कर रहा था। बेकी पागल होती जा रही थी। फ्रीन, प्लीज मेक इट फास्ट, प्लीज फ्रीन, वो ये कह रही थी। फ्रीन ने उसे कमर से मजबूती से थाम लिया और जोर जोर से अपने वीक पॉइंट को उसके वीक पॉइंट में मूव करने लगा। वो दोनों एक दूसरे के करीब थे, एक दूसरे में गुम थे, एक दूसरे को पूरी तरह चाहते थे और थोड़ी देर में उन दोनों ने एक साथ कंप्लीट किया। कंप्लीट करते ही फ्रीन ने बेकी का चेहरा अपने हाथों में थामा और उसके माथे को चूमा। आई लव यू बेकी, आई लव यू टू फ्रीन, बेकी उसे देखकर कह रही थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों ड्रेसअप हुए। अभी लंच टाइम खत्म होने में 10 मिनट बाकी थे। अभी यहाँ पर कोई नहीं था। काउच पर बेकी फ्रीन की बाहों में बैठी उससे बातें कर रही थी। तभी फ्रीन ने पूछा, हमें कब तक इस तरह छुपकर मिलना पड़ेगा? मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर सबके सामने जाकर कहना चाहता हूँ कि ये मेरी बेकी है, सिर्फ मेरी। बेकी हैरान सी उसे देखने लगी। आपको कैसे पता कि मेरा निकनेम बेकी है? फ्रीन उसे देखने लगा। शायद तुमने ही बताया होगा। बेकी सोचने लगी। नहीं, मैंने तो नहीं बताया। शायद आपने मेरे घर आकर किसी को सुन लिया होगा। फ्रीन ने हाँ में सिर हिलाया। क्या फर्क पड़ता है कि तुम बेकी हो या रेबेका? तुम जो भी हो सिर्फ मेरी हो। ये कहकर उसने बेकी का माथा चूम लिया। और मैं ये बात दुनिया को बताना चाहता हूँ। मैं पूरे ऑनर के साथ तुम्हारा हाथ थामकर सबके सामने जाना चाहता हूँ। आई एम सॉरी बेबी, मैं भी चाहती हूँ कि सबके सामने जाकर तुम्हें गले लगाकर कहूँ कि फ्रीन सिर्फ मेरा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम दो मुझे। ये सब बहुत अलग है मेरे लिए, बहुत मुश्किल है। मुझे वक्त चाहिए, प्लीज।
ये कहकर उसने फ्रीन के लिप्स पर किस कर दिया। फ्रीन ने हाँ में सर हिलाया और दोबारा उसे अपनी बाहों में भरकर उसकी खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। अच्छा, बस बहुत हो गया, लंच टाइम ख़त्म होने वाला है, मुझे जाना है। पर बेकी अभी तो, प्लीज़ प्लीज़ बेबी, ये कहकर वो उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ाती कैबिन से बाहर निकल गई और फ्रीन उसे जाते हुए देखता रहा। और इसी के साथ एपिसोड 11 एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड एंड पीस आउट।